नमस्कार दोस्तों, किसी दूसरे की बातों में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरे के बहकावे में आकर मैंने मेरी जिंदगी खराब कर ली। मेरा नाम निकिता है और मेरे पापा ने मेरी शादी विजय से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। विजय मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की को पसंद कर लिया। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने एक परिचित ठेकेदार के बेटे विजय से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं और विजय मिलने लगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले। जब हम मिले तो हमें आपसी विचारों में बहुत मेल लगा। हमने सोचा कि अब हमें जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अब हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के साथ ही हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। तभी कंपनी के काम से विजय को 6 महीने के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले 6 महीने बाद तय होनी थी। मुझसे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर विजय विदेश को उड़ चला। मैंने विजय का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। अब हम दोनों अक्सर फोन पर बातें करने लगे। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह विजय से फोन पर बातें कर रही थी। बातें करते हुए काफी समय हो गया तो मैंने विजय को अगले दिन बात करने के लिए कहा और इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी नजर अपने पड़ोसी लड़के नवीन से पड़ी, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों को बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं नवीन को अचानक देखकर थोड़ा सकुचा गई और बोली, अरे नवीन, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। नवीन ने कहा, जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ। नवीन ने अपनी परतदार हंसी के साथ कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं नवीन की नजर को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव आते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं अकेली ही छत पर टहल रही थी कि तभी नवीन भी अपनी छत पर आया गाया। मैंने कहा, नवीन कैसे हैं आप? आजकल कम दिखते हैं। नवीन मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। नवीन तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वो छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। मैंने कहा, क्या करूं नवीन, अब जब से पढ़ाने जाने लगी हूं समय और भी कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि नवीन कुछ ठीक इंसान नहीं लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज मैं घर पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के वहां गए हुए थे। मैंने अपनी छोटी बहन निशा को अपने घर सोने के लिए बुलाया था। शाम का गहरा समय मुझको डरा रहा था। मैंने कई बार निशा को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया तो मैं भागकर ऊपर गई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कमीज गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह कमीज नवीन की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर नवीन की छत पर कमीज लेने चली गई। मगर जैसे ही मैं अपनी कमीज उठाकर मुड़ी, नवीन मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने नवीन से कहा कि मेरी कमीज लेने आई थी। नवीन बोला, शायद उड़कर आ गई होगी, हवा बहुत तेज थी आज। मैं और नवीन कुछ देर तक बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, नवीन अब मैं चलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मुझे भी। नवीन ने कहा, निकिता तुम 2 मिनट नीचे आ जाओ ना, मैंने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, बहुत मजेदार चीजें हैं उसमें, तुमको भी दिखाता हूं। मैंने कहा, कोई मुझे लेट हो रहा है। लेकिन नवीन बोला, बस आप एक बार देख लो, उसके बाद तुरंत वापस आ जाना। ना चाहते हुए भी मैं नवीन के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। नवीन ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान नवीन के घर की तरफ गया। तभी मैंने गौर किया कि नवीन के घर में बहुत शांति है। मैंने पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? नवीन ने जवाब दिया, यहाँ भी सारे लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। अब मैंने कहा, नवीन अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि नवीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठने के लिए कहा।
मैंने नवीन से पूछा, यह क्या कर रहे हो तुम? मुझे नवीन से किसी ऐसी हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे करते देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। नवीन ने अपने लैपटॉप में मुझे विजय की कुछ तस्वीरें दिखाई। मुझे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि विजय ऐसा कर सकते हैं। नवीन ने मुझसे कहा कि विजय तुम्हें धोखा दे रहा है। नवीन ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सही है। अब मैं नवीन के बहकावे में आ गई थी और विजय पर शक करने लगी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई और मैंने भी गुस्से में विजय से बदला लेने की सोचने लगी, क्योंकि विजय को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। अब मैं भी नवीन के साथ समय बिताने लगी। अब नवीन जब भी मुझे बाहर घूमने बुलाता, मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया और मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वे सुन्न रह गए। मेरे घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद विजय के विदेश से आते ही हमारी शादी कर दी। हमारी शादी को 3 साल बीत गए, लेकिन मेरे और विजय के घर नया सदस्य नहीं आया। हमने डॉक्टर से जांच कराई, विजय एकदम स्वस्थ थे। इसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। जांच के बाद डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और उलाहना सा देते हुए डॉक्टर ने अपनी सारी बातें विजय को बताई और कहा, आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। विजय हैरान रह गया और मुझको तो ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने अंदर से खाली कर दिया हो। विजय ने टूटी सी नजर मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहां से लौटकर आने के बाद विजय चुपचाप पलंग पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में जिससे बेहिसाब प्यार पाकर उसके प्रति श्रद्धा से लबालब हो चुकी, मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रोकर सारी बात बताई। विजय के चेहरे पर हारी सी मुस्कान खिल उठी। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए पहल भी उसे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं विजय के पास गई। वह दीवार की ओर मुंह किए बैठा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय ने मेरी ओर देखा और भारी आंख लिए बोला, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोई जा रही थी। विजय ने कहा, पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। अगर तुम ऐसा कर पाई हो तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है निकिता। मैंने विजय के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों के सामने विजय के साथ बिताई रातें घूमने लगी। मेरे मन ने मुझे धिक्कारना शुरू कर दिया। विचारों के ज्वार भाटा में मैं सारी रात सोती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान बांधा और विजय के पास पहुंची। विजय ने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने विजय की जेब से उसका वही रुमाल निकाल लिया जो मैंने शादी से पहले उसके प्रदेश जाते समय निशानी के रूप में अपने पास रखी थी। मैंने वह रुमाल अपने बैग में रखा और बोली, मुझे माफ मत करना विजय, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। मैं जा रही हूं, अपनी नई जिंदगी शुरू करो और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूं कि अब तुम्हारे इस रुमाल को अपनी बची जिंदगी में दोबारा बदनाम नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपनी आंखों के बहाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। तभी विजय ने कहा, आगे से तुम कभी ऐसी गलती मत करना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।